हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर के बारे में देखा था कि हमारी जो आईज होती है वो किस तरह का स्ट्रक्चर है। क्या वो जो हमें विजिबल होती है या वो जो हमें नजर आती है क्या उस टाइप का स्ट्रक्चर ही है? तो बिल्कुल नहीं। हमारी आईज जो होती है वो एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, स्फीयर जैसा स्ट्रक्चर है पूरा। इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं, हम आई बॉल कहते हैं। और उस आई बॉल के अंदर हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी जिसको मैं आपको अभी रिवाइज करवा दूंगी। लेकिन आज हमें क्या पढ़ना है, तो आज हम उस स्ट्रक्चर के बाद की चीजें पढ़ेंगे। मतलब हमने पढ़ा था कि हमारी जो आईज है उसके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हो लेकिन वो हमें विजिबल होगा उसी शेप का, उसी साइज का, उसी कलर का हमें विजिबल होगा। लेकिन कैसे, ये तो हमने देखा ही नहीं था। कैसे विजिबल होगा? अगर कोई ऑब्जेक्ट दूर रखा है तो फिर हमारा लेंस कैसे एडजस्ट होने वाला है? हमने यही तो कहा कि लेंस एडजस्ट होगा। अब लेंस कैसे एडजस्ट होगा? उसको क्या सपना आएगा कि हाँ ठीक है हमें एडजस्ट होना है, फोकल लेंथ को इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है सो दैट कि हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाए। अगर हम इस ऑब्जेक्ट को देख पा रहे, पास में है, ये दूर होगा तो भी तो हमें ऐसा ही नजर आएगा और इसी शेप का नजर आएगा, इसी साइज में, जितनी साइज वहां से हो सकती है उतनी साइज का नजर आएगा। तो ऐसा क्यों? ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो हम आज देखने वाले हैं। सो आई लवीना कुमावत वेलकमिंग यू ऑल एट स्कोरशाला। स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। और उससे पहले हमें क्या देखना है, उससे पहले मैं आपको एक आई का स्ट्रक्चर जो है वो एक बार फिर से बता देती हूँ कि हमारी आंखों का स्ट्रक्चर जो होता है वो किस तरह का होता है। तो आंखों के अंदर हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी जिसमें से हमने कुछ टॉपिक जो मेन मैंने वो बता देती हूँ। आइरिस के बारे में पढ़ा था, ठीक है। आइरिस हमें पता है जो हमारी आंखों का कलर होता है। उसके बाद क्या था? प्यूपिल था। प्यूपिल जो आइरिस के अंदर एक जो ब्लैक डॉट होता है जो क्या है, गार्ड है, ये वॉचमैन की तरह खड़ा रहता है और ये हमारे आईज के अंदर आने वाली लाइट की रेस को एडजस्ट करने का काम करेगा। मतलब लाइट की रेस जो है ज्यादा आनी चाहिए, कम आनी चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग या तो वो अपना गेट बंद कर लेगा या अपना गेट जो है वो ओपन कर लेगा। नाउ उसके बाद हमने देखा था एक कॉर्निया। इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग जो क्या करती है, आउटर मोस्ट कवरिंग है, प्रोटेक्शन का काम तो करती ही है लेकिन साथ ही साथ कुछ लाइट को रिफ्लेक्ट भी करेंगी। अब रिफ्लेक्शन के बाद में जो हमारा जो कुछ रिफ्लेक्शन यहाँ हो गया, जो रिमेनिंग रिफ्लेक्शन है वो कहाँ होगा? वो होगा आई लेंस पर। आई लेंस से क्या हो जाएगा, सारा का सारा रिफ्लेक्शन होगा। अब ये जो आई लेंस है ये कौन सा लेंस होता है? ये लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस, मतलब कि कन्वर्जिंग लेंस होता है जो सारी की सारी लाइट की रेस को क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा और इमेज कहाँ फॉर्म करेगा? हमेशा रेटिना पर ही इमेज फॉर्म करेगा, ठीक है। ये आई लेंस किसकी पकड़ में रहता है? क्या ये ऐसे फ्लोट करता है? तो ये फ्लोट तो बिल्कुल नहीं करता है, ना हमारी आंखों में इधर उधर घूमता है। अगर ये घूमेगा तो हमारी आंखों में चुभ जाएगा ना। इसलिए क्या होता है, ये लेंस जो है उनको कुछ पकड़ के रखती है। कौन पकड़ के रखती है? सिलेरी मसल्स इनको पकड़ के रखती है। तो हमारी आईज के अंदर सिलेरी मसल्स भी होती है जो कि इनको पकड़ के रखेगी। उस सिलेरी मसल्स के साथ में एक और चीज जो आपको बताना शायद रह गया था, इसको कि हम कहते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट्स। आई होप कि यहाँ पे कहीं होगा। चलो ये देखो, ये आई जो है हमारी, इसके अंदर यहाँ क्या होते हैं, यहाँ होती है हमारी सिलेरी मसल्स जो कि इस आई लेंस को पकड़ के रखेंगी। लेकिन इन मसल्स के पास में यहाँ पर कुछ और जो है लिगामेंट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट्स। ये कौन से लिगामेंट्स होते हैं? ये होते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट्स। आई होप कि आपको ये क्लियरली विजिबल अब हो जाएगा। ये हो गई हमारी क्या, सिलेरी मसल्स। सिलेरी मसल्स के पास में क्या होते हैं, ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स होते हैं। और ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स क्या करते हैं, ये आई लेंस को पकड़ के होल्ड करने का काम करेंगे, ठीक है। तो और हमने क्या देखा? और हमने देखा सस्पेंसरी लिगामेंट्स, ठीक है। सस्पेंसरी लिगामेंट्स जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होता है हमारी सिलेरी मसल्स के पास में। और ये सिलेरी मसल्स क्या करेंगी, सिलेरी मसल्स के पास में ये प्रेजेंट होता है और ये सिलेरी मसल्स बेसिकली क्या काम करती है, हमारे लेंस को एडजस्ट करने का काम करती है। अब हमारे लेंस को एडजस्ट करने की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? वो इसलिए पड़ी बिकॉज जब कॉन्वेक्स लेंस है हमारे पास में, इस लेंस के अंदर हमने पढ़ा है कि ये हमारा कन्वर्जिंग लेंस है। और जब हम इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं तो इसके अंदर जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट इस लेंस से दूर रखा है या थोड़ा पास में आ गया या बिल्कुल पास में आ गया, तो हमेशा जो इमेज बनती है वो सेम नहीं होती है, वो डिफरेंट होती है। कभी वो बड़ी होती है, कभी छोटी होती है, कभी रियल होती है, कभी इन्वर्टेड होती है, कभी इरेक्ट होती है। क्या हमें कोई भी हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हमें उल्टा नजर आता है? अब मेरी सपोज ये पेन ही है, इस पेन को अगर मैं बहुत दूर से देखूंगी तो क्या ये मुझे उल्टा नजर आएगा? या अगर मैं पास में लेकर आऊंगी तो उल्टा या सीधा ऐसा कुछ नजर आएगा, छोटा बड़ा? तो ऐसा तो कुछ नहीं होता है। और इसका कलर भी सेम रहता है, साइज शेप है वो भी सिमिलर रहता है। ऐसा नहीं कि इसका शेप चेंज हो गया, बड़ा हो गया, छोटा हो गया, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। मोटा हो गया नहीं हुआ, पतला भी नहीं हुआ। तो फिर ये शेप सिमिलर रहना, सारी चीज एकदम प्रॉपर सेम चीज दिखना, दूर से भी सेम, पास से भी सेम, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? तो ये पॉसिबल होता है हमारे सिलेरी मसल्स, सस्पेंसरी लिगामेंट्स और इस लेंस के थ्रू। क्योंकि इस लेंस का काम क्या है, इस लेंस का काम ये है कि सारी लाइट की रेस को कन्वर्ज करना है। लेकिन कहाँ? हमेशा रेटिना पर ही कन्वर्ज करना होता है। सिर्फ रेटिना पर क्यों करना होता है? बिकॉज रेटिना के पास में क्या होता है, रेटिना के पास होते हैं रॉड सेल्स एंड कॉन सेल्स।
अब ये रॉड सेल्स और कॉन सेल्स क्या करते हैं? रॉड सेल्स जो होती है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट को डिटेक्ट करती है, और जो हमारी कॉन सेल्स है वो कलर ऑफ ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करेगी, ऑब्जेक्ट का जो भी कलर होगा उसको डिटेक्ट करेगी, और फिर सारी इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगी? हमारे ब्रेन तक जाएगी। अगर सपोज सारी लाइट की रेज जो है वो रेटिना से पहले ही कहीं मिल जाती है या रेटिना के पीछे की तरफ जाकर कन्वर्ज होती है तो क्या होगा? सपोज ये मेरा रेटिना है, इस रेटिना से पहले इस तरफ ही अगर मेरी लाइट की सारी रेज जो है वो कन्वर्ज हो चुकी है, या अगर इस रेटिना के पीछे की तरफ सारी लाइट की रेज अगर कन्वर्ज होगी तो फिर क्या होगा? तो जो इमेज बनेगी वो रेटिना पर तो बनेगी नहीं, और इवन इमेज बनेगी ही नहीं। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि रॉड्स और कॉन सेल्स कहाँ है? ओनली रेटिना के ऊपर है और कहीं नहीं है। भाई हमारी जो आई बॉल है, जो हमारी आई बॉल है इसके अंदर हमें ये पता है कि हमारी जो इमेज बनने वाली है वो हमेशा कहाँ बनेगी? रेटिना पे, क्योंकि यहीं पर तो हमारे कॉन एंड रॉड सेल्स है। अगर लाइट की रेज आपकी पहले ही कन्वर्ज होगी, सपोज ये लाइट की रेज जो है ना वो सारी यहाँ कन्वर्ज हो चुकी है, और लाइट की रेज भले ही यहाँ कन्वर्ज होगी, लेकिन यहाँ से इंफॉर्मेशन लेकर कौन जाएगा? यहाँ से इंफॉर्मेशन डिटेक्ट कौन करेगा? कोई भी नहीं। यहाँ से इंफॉर्मेशन अगर डिटेक्ट ही नहीं होगी तो वो ऑब्जेक्ट हमें दिखेगा थोड़ी ना, और थोड़ी बहुत अगर इंफॉर्मेशन यहाँ पे जो लाइट की रेज आ रही है अगर वो इनको दे भी देती है तो हमें धुंधला नजर आएगा। वैसे ही अगर ये लाइट की रेज यहाँ नहीं होके पीछे की तरफ कन्वर्ज होती, ऐसा कुछ होता तो क्या होता? तो भी यही होता, क्योंकि रॉड्स एंड कॉन सेल्स तो कहाँ है? हमारी रेटिना के ऊपर है, और जब ये रेटिना के ऊपर है इसका मतलब है कि इंफॉर्मेशन कलेक्टर नहीं मिल रहा है इन लाइट की रेज को, तो हमें प्रॉपरली वो इमेज जो है वो नहीं दिख पाएंगे, हम ऑब्जेक्ट को देख ही नहीं पाएंगे, ऑब्जेक्ट की इमेज जो है प्रॉपर नहीं दिखेगी। तो अब होगा क्या? होगा ये कि ये जो लेंस है ये एडजस्ट हो जाएगा। कौन करेगा इसको एडजस्ट? सिलेरी मसल्स करेंगी या और सस्पेंसरी लिगामेंट्स करेंगे, इस लेंस को एडजस्ट करेंगे, या तो इसकी फोकल लेंथ को इंक्रीज कर देंगे या इसकी फोकल लेंथ को डिक्रीज कर देंगे, लेकिन हमेशा लाइट की रेज जो है कन्वर्ज कहाँ होगी? हमेशा आपके रेटिना पर ही आकर कन्वर्ज होने वाली है। ठीक है, इसी को हम कहते हैं, इसी एबिलिटी को हम कहते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। आई होप कि ये चीज क्लियर होगी। इसी एबिलिटी को हम क्या कहते हैं? पावर ऑफ अकोमोडेशन कहते हैं। देखो, पावर ऑफ अकोमोडेशन इज द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू फोकस नियर एंड फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली ऑन द रेटिना बाय एडजस्टिंग इट्स फोकल लेंथ। क्या कह रहा है ये कि पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या है? इट इज द एबिलिटी ऑफ लेंस की हमेशा आपकी अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करेगा, फोकल लेंथ को चाहे इंक्रीज करना हो चाहे डिक्रीज करना हो, बट ये उसको एडजस्ट करेगा, और आपका जो ऑब्जेक्ट है अब चाहे वो कितना भी दूर रखा हो, कितना भी पास रखा हो, हमेशा उसकी इमेज कहाँ बनाएगा? रेटिना के ऊपर ही बनाएगा, ना रेटिना से पहले ना ही रेटिना के बाद में। ठीक है, आई होप कि ये चीज क्लियर हो गई होगी कि बहुत इजी सी चीज है। देखो, बाकी देखो हमने आई का स्ट्रक्चर जो था वो हमने देख लिया था। आई के स्ट्रक्चर के बाद हमें सिर्फ यही चीज देखनी थी कि हमारी जो इमेजेस है वो सब रेटिना पे कैसे बनी। तो आई होप कि अब आपको पता है कि क्या होता है। इट इज द एबिलिटी ऑफ द आई, हमारी आंखों की एबिलिटी है जिसको हम कहते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। हमारी आंखों का जो लेंस है ना वो बहुत समझदार है, तो लेंस को पता है कि हाँ हमें इमेज तो वही बनानी है ना, इसलिए हमारा आई लेंस जो होता है ये इसकी एबिलिटी है पावर ऑफ अकोमोडेशन। तो वो हमेशा अपनी सारी लाइट की रेज को ले जाके कहाँ छोड़ेगा? कहाँ कन्वर्ज करेगा? रेटिना पे कन्वर्ज करेगा, इसीलिए इन्फॉर्मेशन जो है वहां से कलेक्ट हो जाएगी, ब्रेन तक चली जाएगी, इंटरप्रेट हो जाएगी और इमेज भी बन जाएगी। ठीक है, चलिए। It implies the focal length of the eye lens cannot be reduced beyond certain minimum limit. Obviously, ये चीज भी और है कि फोकल लेंथ जो होती है आई लेंस का वो एक लिमिट तक ही कितना आई लेंस जो फोकल लेंथ उसको एडजस्ट कर सकते हैं। लिमिट के बाद हम उसको रिड्यूस नहीं कर पाएंगे। एक सर्टेन लिमिट तक जो है आई लेंस जो है अपना वो सही हो जाएगा, बट उसके बाद जो है वो रिड्यूस नहीं हो पाएगा। मतलब सपोज हमारा जो आई लेंस है मे बी वो इतना पतला हो गया, ठीक है, हो सकता है ये इसकी लिमिट थी, अब इसके बाद में ये और पतला नहीं हो सकता और अपनी फोकल लेंथ को और ज्यादा इंक्रीज नहीं कर सकता। या फिर सपोज ये जो है हमारी आई लेंस की लिमिट है कि इससे ज्यादा ये अपनी फोकल लेंथ को इंक्रीज नहीं कर सकता। भाई और कितना करेगा? क्या ये और होते 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 फिर तो ये एकदम सर्कुलर शेप में आ जाएगा। तो सर्कुलर शेप में तो हमारा लेंस आ नहीं सकता, क्योंकि हमने कभी पढ़ा ही नहीं सर्कुलर शेप का आपका लेंस होता ही नहीं है। बिकॉज जब भी हम बात करते हैं हमारे लेंस की तो क्या होता है, दो स्फीयर्स थे ग्लास के, उन ग्लासेस के स्फीयर्स को हमने कट करके फिर हमारा लेंस फॉर्मेशन किया था। अगर ये पूरा एक सर्कुलर शेप में, एक स्फेरिकल शेप में आ जाएगा तो स्फेरिकल शेप का, सपोज ये मेरा लेंस है, ठीक है, क्या है ये देखो, ये हमारा लेंस है, ठीक है, मैं इसको और ऐसे राउंड करे जा रही हूँ तो क्या होगा, ये सर्कुलर शेप में आ गया। तो क्या ये स्फेरिकल शेप में नहीं आया? सर्कुलर स्फेरिकल शेप में आ जाएगा। क्या ये स्फेरिकल शेप में नहीं आया? तो अगर ये स्फेरिकल शेप में आ गया तो फिर ये लेंस कैसे? लेंस तो बिल्कुल नहीं है भाई, दो स्फीयर्स को तो कट करके हमने लेंस बनाया था,
वापस से ये स्फेरिकल शेप में कभी नहीं आ सकता, इसलिए एक पर्टिकुलर लिमिट होती है फोकल लेंथ को डिक्रीज करने की। आई होप ये चीज क्लियर है कि फोकल लेंथ को डिक्रीज करने की भी एक लिमिट होती है। भाई जितना ज्यादा आप ये इस लेंस को मोटा कर देंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इससे ज्यादा एक सर्टेन लिमिट के बाद में हम हमारी फोकल लेंथ को रिड्यूस नहीं कर सकते। सो अब हम इसे ज्यादा डिक्रीज तो कर नहीं सकते, जितना फोकल लेंथ डिक्रीज होना था उतना इसने कर दिया, इससे ज्यादा होते हमें पता है कि बच्चा स्फेरिकल शेप में आ जाएगा तो ये डिक्रीज नहीं होगा। अब ये क्वेश्चन आता है कि भाई अगर हमारा ऑब्जेक्ट पास में है तो हम उसको कितना पास से देख सकते हैं, अगर दूर है तो हम कितना दूर से देख सकते हैं, कितने दूर तक हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो हमें बहुत प्रॉपरली विजिबल होगा। और ये एडजस्ट तो हो जाता है लेंस, लेकिन अगर पास में है कोई ऑब्जेक्ट, सपोज मैं इस पेन को यहां से देख रही हूँ तो मेरा जो लेंस है वो थिन हो जाएगा या थिक हो जाएगा। और अगर मैं इसी ऑब्जेक्ट को दूर से देखती हूँ तो उस लेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या सिलेरी मसल्स पे भी इस पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? तो भाई सिलेरी मसल पे तो पड़ेगा ही, क्योंकि सिलेरी मसल्स ही तो क्या करती है, लेंस को एडजस्ट करती है। तो भाई सिलेरी मसल्स पे अगर इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो फिर लेंस पे कैसे इफेक्ट पड़ेगा? अब किस किस तरह से होता है, कोई ऑब्जेक्ट अगर फार है या अगर बहुत नियर बाय में है तो फिर हमारा जो लेंस है वो किस तरह से चेंज होने वाला है ये हमें देखना है ना। अगर हमारा ऑब्जेक्ट फार है, बहुत डिस्टेंस पे हमारा कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है, ठीक है, अगर बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे बहुत दूरी से हम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो फिर क्या होगा, तो हमारे जो सिलेरी मसल्स है वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगी, हमारी सिलेरी मसल्स जो बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगी कि अच्छा ठीक है बहुत दूर है। कई बार नहीं होता एनिमीज जब बहुत दूर होता है तो जो हीरो होता है हमारा वो बहुत शांति से बैठा होता है कि हाँ ठीक है आ जाएगा तो देख लेंगे हम उसको, विलन को तो देखना है, आने तो दो पहले, बहुत दूर है अभी तो ये, तो इतना दूर है तो सिलेरी मसल्स क्या करेंगी, बिल्कुल रिलैक्स मोड में आ जाएंगी। और जब सिलेरी मसल्स आपके रिलैक्स मोड में आ चुकी है तब क्या होगा, भाई ये रिलैक्स मोड में आ गए तो यहाँ से फैल जाएंगी, आराम से फैलेंगी तो ये जो आपकी सस्पेंसरी लिगामेंट्स जो है वो क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, वो लेंस को खींच लेंगी और लेंस जो है आपका थिन हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, देखो सिलेरी मसल्स जो थी वो बिल्कुल रिलैक्स हो गई। अब सिलेरी मसल्स अगर पूरा ये कॉन्ट्रैक्ट होती तो हमारा जो लेंस है, सपोज ये कॉन्ट्रैक्ट मोड में, तो हमारा लेंस जो था वो थोड़ा सा थिक था, लेकिन जैसे ही रिलैक्स मोड में आएगी तो क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ा और उस डिस्टेंस के बढ़ने की वजह से ही क्या हो जाएगा, हमारा जो लेंस है वो थिन हो जाएगा। हमारी सस्पेंसरी लिगामेंट्स क्या करेगी, उस लेंस को खींच देंगी और जैसे ही वो उस लेंस को स्ट्रेच करेगी तो लेंस हमारा थिन हो गया। अब लेंस के थिन होते ही क्या हुआ, देखो अगर हमारा लेंस सपोज इतना थिन है तो हमारा जो फोकल लेंथ है वो डिक्रीज हुआ या इंक्रीज हुआ, तो चेक कर लो, जितना बड़ा हमारा स्फीयर बनता है उतना ही थिन ये है, इतना थिन है उसी के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे स्फीयर हमारा बड़ा बनेगा और स्फीयर जितना बड़ा होगा उसी के अकॉर्डिंग हमारी फोकल लेंथ होती है। तो जो फोकल लेंथ है इसमें क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, जितना थिन हमारा लेंस होगा उतनी ही ज्यादा उसकी फोकल लेंथ होगी, जितना थिक हमारा लेंस होगा। अब जैसे देखो एक लेंस हमारा है ये, ठीक है, एक लेंस हमारा है ये, अब देख लो किसके अंदर फोकल लेंथ जो है वो ज्यादा है और किसके अंदर फोकल लेंथ हमारी कम है। देखो यहां मैंने एक सर्कुलर शेप, ये स्फेरिकल शेप बना दिया, यहां से भी एक स्फेरिकल शेप बना दो। अब ये जो स्फेरिकल शेप बना है, अब चेक करो यहाँ से हमारा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो उसकी डिस्टेंस देखो और यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस देखो। क्यों देखे सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का हाफ ही तो होता है हमारा जो फोकल लेंथ होती है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की हाफ ही तो होती है। यहाँ भी चेक कर लो तो देखो बड़ा कौन है, ये है बड़ा, ठीक है। दैट मीन्स कि हमारा लेंस जितना ज्यादा थिन होगा उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, उसकी फोकल लेंथ हो जाएगी, और ये जितना थिक होगा उतनी ही कम इसकी फोकल लेंथ होने वाली है। सो नाउ अब देखो क्या हुआ, अब जैसे कि हमने बोला कि जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है बहुत दूर रखा हुआ, अब बहुत दूर अगर ऑब्जेक्ट है तो क्या होगा, हमारी जो सिलेरी मसल्स है वो बिल्कुल रिलैक्स मोड में आ गई, और जब वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट थी पहले तो अभी रिलैक्स मोड में आ गई है, तो रिलैक्स मोड में आते ही देखो क्या हो गया, स्पेस बढ़ गया, और स्पेस बढ़ा इसका मतलब क्या होगा, जो लिगामेंट्स है वो भी सिलेरी मसल्स की तरफ आ जाएंगे, तो जो लेंस है हमारा वो बिल्कुल स्ट्रेच हो जाएगा, और स्ट्रेच लेंस होने की वजह से वो कैसा हो जाएगा, थिन हो जाएगा। लेंस थिन है इसका मतलब क्या हुआ, जो फोकल लेंथ है वो ज्यादा है, अब फोकल लेंथ को इंक्रीज कर दिया तो जो हमारे लेंस की पावर है वो कैसी हो जाएगी, हमारे लेंस की पावर जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी लेंस की पावर डिक्रीज, तो भाई पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f, जितनी ज्यादा फोकल लेंथ होगी उतना ही कम क्या होगी, इसकी पावर हो जाएगी। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा होता है, बहुत ज्यादा दूर रखा हुआ है, या ठीक है हमें इतनी डिस्टेंस पे अगर रखा हुआ है, सपोज कोई ऑब्जेक्ट एकदम पास में नहीं है, इतनी डिस्टेंस पर है, तो फिर क्या होगा, जब ये उस डिस्टेंस पर रखा हुआ है तो हमारी सिलेरी मसल्स क्या हो गई, रिलैक्स हो गई। बिल्कुल भूलना बिल्कुल भी नहीं है, क्या होगा, सिलेरी मसल्स जो थी ऐसे थी,
जब ये रिलैक्स हुई, थोड़ा सा गैप बढ़ा, गैप की वजह से क्या हो गया, जो हमारा लेंस था वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लेंस के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से क्या हो जाएगा, थिन आई लेंस हो गया हमारा। उसके अलावा जो फोकल लेंथ थी वो इंक्रीज हो गई और पावर जो थी वो डिक्रीज हो चुकी है। पावर क्यों डिक्रीज हुई है, बिकॉज पावर इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। अगर हमने फोकल लेंथ को इंक्रीज किया है तो डेफिनेटली हमारी जो पावर है ना वो डिक्रीज होने वाली है। ठीक है, आई होप कि आपको इतनी चीज क्लियर होगी। और ये सारी चीजें ना याद भी रखनी है। ऑब्जेक्ट कहाँ है, फार है, सिलरी मसल्स कैसी हो गई, रिलैक्स हो गई, लेंस कैसा हो गया, थिन हो गया, फोकल लेंथ इंक्रीज हो गई, पावर हो गई डिक्रीज। एंड आई होप कि ये याद भी रहेगा आपको। चलिए, अब अगर हमारा ऑब्जेक्ट बिल्कुल पास में आ गया तो हम क्या करेंगे। अगर हमारा ऑब्जेक्ट बिल्कुल ही पास में आ जाता है, बहुत पास में हमारा ऑब्जेक्ट है, अगर ये मेरा सपोज ये मेरा पेन है, अब मैं इस पेन को देख रही हूँ, मुझे इजीली दिखाई दे रहा है, क्या होगा ये कि ये जो आपका पेन है पास में है, बिल्कुल नियर बाय में है, इसको नियर बाय में देख के ना जो हमारी सिलरी मसल्स होंगी ना वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। सिलरी मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाएगी, वो रिलैक्स नहीं रहेगी, अब वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी। उनके कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा, जो हमारा फोकल लेंथ है ना उसको डिक्रीज करना है हमें। भाई हमारा ऑब्जेक्ट ऑलरेडी पास में आ गया, जब पास में आया तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी फोकल लेंथ को डिक्रीज करना पड़ेगा। फोकल लेंथ जो है वो इंक्रीज नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, ये भी बता देती हूँ आपको मैं, क्यों नहीं हो सकती। बिकॉज हमारा जब कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस के अंदर अगर हमारी फोकल लेंथ जो है इंक्रीज हो जाएगी, सपोज मेरी ये लाइट की रेज आई, ठीक है, फोकल लेंथ जो है वो ज्यादा है मेरी, तब क्या होगा, ये मेरा फोकस है तो यहाँ पर मेरी सारी लाइट की रेज जो आके कन्वर्ज होगी और मेरी इमेज जो है वो बहुत प्रॉपर्ली बन जाएगी। लेकिन अगर इसकी फोकल लेंथ जो है वो कम होगी और ऑब्जेक्ट अगर पास में है तभी बेटर रहेगा, अदरवाइज ये लाइट की रेज इतनी दूर जाएगी तो प्रॉपर्ली इमेज नहीं बना पाएगा। इसलिए लाइट की रेज जो है बिल्कुल पास में ही कन्वर्ज हो जानी चाहिए। ठीक है, चलिए नाउ अब देखो, जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है बहुत नियर बाय रखा गया, बहुत पास में रखा गया, तो पास में रखने से क्या होगा, सिलेरी मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। पहले रिलैक्स थी, अब क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुई तो क्या हो गया, बीच का स्पेस कम हो गया। अब बीच का स्पेस कम होगा तो क्या हमारा जो लेंस है वो वही का वही रहेगा, ऐसे कैसे रहेगा, बिल्कुल थिन, बिल्कुल नहीं। तो ये भी ऐसे हो जाएगा, स्पेस कम हो गया तो ये छोटा हो जाएगा। और जब ये छोटा हो जाएगा, भाई पहले कैसा था हमारा लेंस, पहले हमारा लेंस यू था, तो जब हमारी जो सिलेरी मसल्स थी, जो हमारी सिलेरी मसल्स थी ये सारी क्या थी, एकदम से रिलैक्स हो रखी थी। देखो ये सिलेरी मसल्स क्या थी, हमारी रिलैक्स हो रखी थी। इन रिलैक्सेशन की वजह से क्या हुआ, यहाँ जो हमारे लिगामेंट्स थे, जो हमारे सस्पेंसरी लिगामेंट्स थे, उन्होंने क्या किया, लेंस को स्ट्रेच कर दिया था तो वो थिन हो गया था। अब क्या होगा, ये एकदम कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगी तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएगी और उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से देखो बीच का गैप जो था वो बिल्कुल कम हो चुका है। इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से देखो क्या हो गया, जो बीच का गैप था वो कम हो गया। ये भी तो यही से स्टार्ट हो रही है, ये भी देखो यही से शुरू हो रहा है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होते ही क्या हो गया, स्पेस कम हुआ। अब स्पेस कम हुआ तो क्या हमारा लेंस इतना का इतना ही रहेगा, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, रह ही नहीं सकता। तो फिर क्या हो जाएगा, जो हमारा लेंस है ना वो थिन हो जाएगा। जो हमारा लेंस था वो कैसा हो जाएगा, बिल्कुल थिन हो जाएगा। यहाँ पर ये ऐसे ही है, यहाँ पर हमारा लेंस जो था वो थिन हो चुका है। अब थिन होने के बाद हमें जो इमेज है वो इजीली नजर आ जाएगी। अब थिन होने से क्या हुआ, थिन होने से हुआ ये हमारी सस्पेंसरी लिगामेंट से, इनके थिन होने की वजह से क्या हो जाएगा, थिक होने की वजह से क्या हो जाएगा, सॉरी थिक होगा, ये थिन नहीं है, थिक हो जाएगा, थोड़ा सा मोटा हो जाएगा खा पी के। अब ये जब थिक हो चुका है तब क्या हुआ, जो हमारा फोकल लेंथ थी वो डिक्रीज हो चुकी है। ठीक है, फोकल लेंथ जो है हमारी डिक्रीज हो गई। अब इस फोकल लेंथ के डिक्रीज होती क्या हो जाएगा, पावर इंक्रीज हो जाएगी। फोकस जो ये लेंस है हमारा, इसकी क्या हो जाएगी, पावर जो है वो इंक्रीज हो जाएगी और जो हमारी सारी लाइट की रेज है वो कन्वर्ज होकर रेटिना पे चली जाएगी और हमें इमेज दिख जाएगी जब भी हमारा ऑब्जेक्ट नियर बाय में है। देखो आप इसे एक बार समझा देती हूँ, क्या बोल रहा है ये कह रहा है कि जब भी हमारा ऑब्जेक्ट नियर बाय में आता है, बिल्कुल पास में आता है, ये फार ऑब्जेक्ट का बिल्कुल अपोजिट है। फार ऑब्जेक्ट जब दूर है तो उसका बिल्कुल अपोजिट कौन है, नियर ऑब्जेक्ट। एक समझ में आ गया, दूसरा ऑटोमेटिकली आ जाएगा, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है और रटना भी नहीं है, इनको समझना है चीजें को। क्या होता है, जैसे ही हमारी जो कोई भी ऑब्जेक्ट है जब हम उसको पास में लेकर आते हैं तो पास में लाने से क्या होगा, हमारी जो सिलेरी मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी और उनके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से देखो क्या हो गया, स्पेस कम हो गया। स्पेस कम होगा तो ऑटोमेटिकली हमारा जो लेंस है बेचारा वो दब जाएगा और लेंस जैसे ही दबेगा वैसे ही उसकी जो फोकल लेंथ होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। तो इस फोकल लेंथ के डिक्रीज होने की वजह से क्या हुआ, पावर इंक्रीज हो चुकी है। ठीक है, बिकॉज हमारा पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f होता है। फोकल लेंथ डिक्रीज होगी तो पावर क्या होगा, उतनी ही इंक्रीज हो जाएगी। तो इस लेंस की पावर ज्यादा हो गई। अब ये सारी लाइट की रेस को क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। इसीलिए देखा होगा आपको पास की जो चीजें होती है ना वो कुछ ज्यादा ही अच्छे से दिखाई देती है और दूर वाली होती है वो थोड़ा सा दिखाई तो देती है लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं वो डिफरेंस तो आपको नजर आ ही जाता है।
चलिए, आई होप कि आपको ये चीज क्लियर होगी कि हमारा जो लेंस है वो कैसे एडजस्ट होता है पास की चीजों के लिए और कैसे एडजस्ट होता है दूर की चीजों के लिए। कौन कौन रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे लेंस को एडजस्ट करने में? सिलेरी मसल्स एंड सस्पेंसरी लिगामेंट। मेन काम किसका होता है? सिलेरी मसल्स का होता है। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट है या वो रिलैक्स्ड है तो ही हमारा जो लेंस है वो एडजस्ट होगा, या तो उसकी फोकल लेंथ कम हो जाएगी या उसकी फोकल लेंथ ज्यादा हो जाएगी। देखो, याद रखने का हमारा तरीका क्या होगा? जब हमने कहा था कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो फार है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो दूर है, तो हमने क्या करा? हमने फोकल लेंथ को इंक्रीज कर दिया। जो हमारी फोकल लेंथ थी उसको इंक्रीज कर दिया। भाई हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पर है तो क्या कर दिया? फोकल लेंथ को भी इंक्रीज कर दिया पीछे की साइड में। ठीक है, वैसे ही यहाँ देखो, जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है उसकी डिस्टेंस बिल्कुल कम है, ऑब्जेक्ट बिल्कुल पास में रखा गया, डिस्टेंस बिल्कुल कम है, तो अगर उस ऑब्जेक्ट से लेंस की डिस्टेंस कम है तो हमने क्या किया? फोकल लेंथ को भी डिक्रीज कर दिया है। एंड आई होप कि अब आपको ये याद रहेगा। फोकल लेंथ डिक्रीज होगी, ऑटोमेटिकली पावर बढ़ जाएगी। फोकल लेंथ डिक्रीज होने का मतलब क्या हुआ? स्पेस कम हुआ। स्पेस कम का मतलब क्या हुआ? जो सिलेरी मसल्स थी वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई। देखो, सब कुछ बहुत ज्यादा रिलेटेड है एक दूसरे से, तो आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा। चलिए, अब एक चीज और। ओके, ये आपको पता है स्ट्रक्चर, बहुत इजी है। अब तो आपको याद हो गया होगा जो ये ग्रीन वाला स्ट्रक्चर सिलेरी मसल्स हो गई, ये हमारी लिगामेंट्स है, लेंस है एंड डिस्टेंस क्लोज, अब आप ये रिवाइज हो चुका है। द नेक्स्ट थिंग इज फार पॉइंट। अब हमें दो चीजें और देखनी है। दो चीजें क्या देखनी है इस वीडियो में? एक देखना है हमें फार पॉइंट, एक देखना है हमें नियर पॉइंट। अब ये फार पॉइंट और नियर पॉइंट क्या है? तो फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप जो है कितने दूर तक की चीजें देख पाते हैं, तो आप कहेंगे हम तो बहुत दूर तक की चीजें देख पाते हैं। अब कितना दूर? क्या आपको अपनी वजह अपनी स्कूल नजर आती है? उससे नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, नजर नहीं आती। इवन अगर बीच में बिल्डिंग्स को हटा दिया जाए ना तो भी हम कहेंगे कि नहीं, जो बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है वो हमें नजर नहीं आता। इसका मतलब हमारी आंखों में दूर तक देखने के लिए भी क्या है? एक लिमिट है कि हम इतनी ही डिस्टेंस तक देख पाते हैं, या हम 2 किलोमीटर देख पाते हैं, या हम 4 किलोमीटर देख पाते हैं, या हम 10 किलोमीटर के आसपास की रेंज को देख पाते हैं। अगर इतना है तो सोचो, आप स्काई को नहीं देख पाते हो या आप स्टार्स को नहीं देख पाते हो? बिल्कुल देख पाते हैं। स्काई को देख रहे हैं, स्टार्स को भी देख रहे हैं, और अगर हमें सपोज ऊपर कहीं हाइट पे खड़ा कर दिया जाए तो हमें बहुत ज्यादा डिस्टेंस की 10 नहीं, बहुत मतलब 50 किलोमीटर तक का भी डिस्टेंस हमें नजर आ जाएगा। तो ये क्यों नजर आ जाएगा? बिकॉज हमारी आंखों के लिए कोई फार पॉइंट होता ही नहीं है, कोई एक लिमिट होती ही नहीं है हमारी आंखों की। हम बहुत ज्यादा डिस्टेंस तक हम देख पाते हैं। ठीक है, अगर मैं पास में लाने की बात करूं तो भी आप यही कहेंगे कि मैम कोई लिमिट नहीं होती। देखिए, इसकी तो लिमिट है, मैं बताऊंगी आपको। लेकिन जैसे हम दूर की चीजों की बात करते हैं तो हमारे दूर की चीजों के लिए कोई लिमिट नहीं है, हमारी आंखों को कोई लिमिट नहीं है। वो बहुत इजीली आपको बहुत दूर तक की चीजें भी ना बहुत आसानी से दिखा देगा। ठीक है, वो थोड़ी छोटी दिखाई देगी बिकॉज बहुत दूर है, लेकिन स्टिल वो नजर तो आ जाएंगी। अब देखो, कॉन्वेक्स लेंस के अंदर हमने पढ़ा था कि जब इन्फिनिटी होती है, जब इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है तब भी इमेज तो बनती है। भले ही वो एक पॉइंट लाइक जैसा बन रहा है, छोटी बनेगी, लेकिन इमेज तो बनती है। जब हम बहुत दूर से देख रहे हैं तो क्या हो रहा है? इमेज जो है वो छोटी हो जाएगी, ऑटोमेटिकली हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत छोटा हो जाएगा और वो बहुत छोटा नजर आएगा। इसीलिए तो होता है ना, जब हम हाइट पे जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि बहुत छोटे छोटे से आदमी है, बहुत छोटे छोटे से घर बने हुए, खिलौने वाले घर है, उस टाइप का नजर आता है। क्यों? सारे ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनकी हाइट जो है वो कम होने लगती है, कि जितना आप दूर से देखोगे उतनी आपको हाइट जो है वो कम नजर आएगी। नाउ द फार पॉइंट ऑफ विजुअल परसेप्शन is the farthest point from which an object's image can be projected on the retina within the eye's accommodation। अब ये फार पॉइंट क्या होता है? फार पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी इमेज आपके रेटिना पर बन जाएगी, लेकिन उससे दूर अगर रख देंगे तो इमेज नहीं बनेगी। लेकिन ऐसा कभी होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता है। बहुत दूर भी रखा है तो भी हमें नजर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका फार पॉइंट कुछ होता ही नहीं है। हमारी आंखों के लिए फार पॉइंट क्या होगा? इन्फिनिटी होगा। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है कितना ही दूर रख लो, इन्फिनिटी पे रख लो, फिर भी हमें वो नजर आएगा। भले वो हमें छोटा बिल्कुल नजर आए, एक पॉइंट की जैसा नजर आए, लेकिन फिर भी नजर जरूर आने वाला है। ऐसा नहीं है कि वो नजर नहीं आएगा। ठीक है, आई होप की चीज क्लियर होगी। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज की नियर पॉइंट। नियर पॉइंट क्या होता है? तो नियर पॉइंट हमारा क्या होगा भाई? अगर मैं आपको बोलूं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको मैं एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक देख पाऊंगी, उसके बाद अगर मैं उसको पास में लेकर आऊंगी तो वो नजर नहीं आएगा। ठीक है, अब नियर पॉइंट का मतलब क्या था? कि एक ऐसा पॉइंट, एक बिल्कुल ऐसा पॉइंट जिससे आगे आने पर, जिससे अगर थोड़ा और पास आ गए तो आपको वो ऑब्जेक्ट नजर नहीं आएगा। लेकिन आपने क्या किया? आपने सारे ऑब्जेक्ट को बिल्कुल पास में ले जाके देखा, लेकिन फिर भी इजीली नजर आ रहा था। आपने कुछ लोगों को देखा भी होगा ना कि जो एकदम मतलब अगर वर्क कर रहे हैं अपना नोटबुक के अंदर तो वो बिल्कुल पास में जाके फिर यूं एकदम से यूं लिखेंगे, तो भी उनको नजर आता है। ऐसा क्यों? लेकिन जितना आप ज्यादा किसी चीज को पास से देखते हो
तो आपको कई बार फील होता होगा कि हमारी ये जो आईज है ना, यहाँ से बहुत ज्यादा पेन करने लग जाती है। आईज जो है ना, यहाँ इस तरफ से बहुत ज्यादा पेन करने लग जाती है। क्यों करती है पेन? पास में आते ही ऐसा क्या हो गया, जबकि हम तो ऑब्जेक्ट को बहुत इजीली देख पा रहे थे। फिर क्या हुआ? तो फिर हुआ ये कि बेसिकली हमारा जो नियर पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। कई बार डॉक्टर्स को भी बोलते हुए सुना होगा ना कि किसी चीज को अगर आपको देखना है तो 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से आप देखो, उसके पास मत लेकर आओ। तो उससे पास क्यों नहीं लेकर आना है? 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस तक ही हम क्यों देख पाते हैं? भाई 25 सेंटीमीटर से अगर मैं पास में लेकर आऊंगी तो भी तो वो चीज आपको नजर आ रही है, नजर तो आ ही रही है। इसीलिए बिल्कुल जो लोग होते हैं बिल्कुल अपनी नोटबुक के ऊपर सो के फिर काम करते हैं, बहुत इजीली कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? वो तो 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है ही नहीं, जबकि हम तो बोल रहे हैं ना कि अकॉर्डिंग टू साइंस हमारे आंखों का जो नियर पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। और एक और चीज थी कि अगर 25 सेंटीमीटर से थोड़ा सा बहुत पास में अगर लाके हम कोई चीज देखते हैं तो हमारी आईज जो है ना वो पेन करने लगती है, बहुत ज्यादा पेन करती है। क्यों करती है? तो दोनों का रीजन सिमिलर है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को बिल्कुल पास में लेकर आते हैं, 25 सेंटीमीटर से अगर थोड़ा और पास में लेकर आ गए, नियर पॉइंट से भी थोड़ा पास में आ गए हम अगर, तब क्या होगा? हम इमेज को देख तो पाएंगे, लेकिन उसके लिए हमारे ये जो सिलेरी मसल्स है उसको बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा। बिकॉज हमने क्या कहा था कि जब हमारा जो सिलेरी मसल्स है जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, जब ये सिलेरी मसल्स जो है ना कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी तो क्या होगा? जो हमारा लेंस है वो थिक हो जाएगा। ये हमारा लेंस थिक हो गया, थिक होते ही क्या हो गया? फोकस पॉइंट जो है, फोकल लेंथ जो है वो बिल्कुल कम हो गया। फोकल लेंथ कम हो चुकी है तभी तो वो ऑब्जेक्ट हमें रेटिना के ऊपर नजर आएगा और हम उस ऑब्जेक्ट को बहुत इजीली देख पाएंगे, बिकॉज हमारे ऑब्जेक्ट की इमेज रेटिना पे बन जाएगी, तो बहुत इजीली हम इसको देख पाएंगे। लेकिन एक लेंस के कॉन्ट्रैक्ट होने की, लेंस को अपनी फोकल लेंथ बढ़ाने की भी क्या होती है? एक लिमिट होती है। पावर ऑफ अकोमोडेशन में इसकी भी एक लिमिट है कि ये जो लेंस है ये एक पर्टिकुलर लेंथ तक ही अपनी फोकल लेंथ को रिड्यूस कर सकता है, उससे ज्यादा ये उसको रिड्यूस बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। अगर उससे ज्यादा उसको रिड्यूस करना पड़ा तो ये जो सिलेरी मसल्स है ये बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगी, इनको बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट होने में। तो फिर क्या हो जाएगा? जब इनको बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट होने में तो ये पेन करने लग जाएगी। और एक सर्टेन टाइम के बाद में क्या होगा? ये हमारी जो सिलेरी मसल्स है इनमें ये खराब भी हो जाएंगी। सिलेरी मसल्स खराब कैसे हो जाएंगी? तो भाई ये काम करना बंद कर देगी, प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाएगी अपना। और जब ये प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाएगी तो आपकी आंखों में क्या हो जाएगा? कोई डिफेक्ट आ जाएगा, या तो आपको कोई दूर की चीज या पास की चीज जो है वो नजर नहीं आएगी। अगर सिलेरी मसल्स के अंदर कोई भी टाइप का डिफेक्ट होता है तो, अगर आपके सिलेरी मसल्स के अंदर कोई भी टाइप का डिफेक्ट होता है या आपकी सिलेरी मसल्स जो है वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाती है तो या तो आपको दूर की चीज नहीं नजर आएगी या फिर पास की चीज नहीं नजर आएगी। अभी हम क्या कह रहे हैं कि हमारी सिलेरी मसल्स जो है वो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी अगर आप किसी चीज को 25 सेंटीमीटर से पास में लेकर आते हो। ठीक है, 25 सेंटीमीटर से जैसे ही आप किसी ऑब्जेक्ट को पास में लेकर आओगे तो क्या होगा? तो होगा ये कि हमारा जो सिलेरी मसल्स है वो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हुई, बहुत ज्यादा हमारा लेंस जो है वो पिचक गया, और पिचकने से क्या हो गया? फोकल लेंथ जो थी वो कम हो चुकी है, और फोकल लेंथ के कम होती हमें वो ऑब्जेक्ट तो नजर आ रहा है लेकिन इस सिलेरी मसल्स पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, और जो इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए। अदरवाइज हमारा हेडेक शुरू हो जाता है, हमें आंखें बहुत ज्यादा पेन करने लग जाती है, और एक सर्टेन टाइम के बाद में हमारी सिलेरी मसल्स के अंदर कहीं पर डिफेक्ट आ जाता है, जिसकी वजह से हमें विजन में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। इसलिए किसी भी चीज को 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर ही देखना चाहिए, बिकॉज हमारी आंखों के लिए एक नियर पॉइंट जो है वो है 25 सेंटीमीटर। बिकॉज आप खुद सोचिए, अगर मैं इस लेंस को और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करूंगी तो हमने क्या कहा था कि हमारा जो लेंस है वो स्फेरिकल शेप में आ जाएगा, और स्फेरिकल शेप का लेंस नहीं हो सकता, बिल्कुल पॉसिबल नहीं कि स्फेरिकल शेप का लेंस हो जाए। इसीलिए ये लेंस जो है एक सर्टेन लिमिट तक ही अपनी फोकल लेंथ को रिड्यूस कर सकता है। उसके बाद अगर रिड्यूस करना है तो क्या होगा? इन सिलेरी मसल्स पे स्ट्रेन होगा, बहुत ज्यादा स्ट्रेन होगा, बहुत ज्यादा प्रेशर लगेगा, और जिसकी वजह से इनके अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई डैमेज हो सकता है, और जिससे आपकी आंखें भी खराब हो सकती है। चलिए, आई होप कि जो आपको क्लियर हो गई होगी। देखिए, फार पॉइंट क्या था हमारा? तो फार पॉइंट आपको याद रखना है कि इन्फिनिटी है। फार पॉइंट बेसिकली होता क्या है? वो पॉइंट जहां से आप जहां उससे ज्यादा अगर दूर जाएंगे तो हमें वो चीजें जो है वो प्रॉपर्ली नजर नहीं आएंगी, लेकिन ये तो होता है इन्फिनिटी, इसका मतलब हम दूर तक देख सकते हैं ना। नियर पॉइंट क्या होता है? नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से पास में आने पर चीजें नजर तो आती है, लेकिन दिक्कत सिर्फ ये हो जाती है कि सिलेरी मसल्स पे स्ट्रेन आ जाता है, और वो सिलेरी मसल्स जो होती है वो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करती है,
और उसके अंदर सर्टेन टाइम के बाद में फिर डैमेज आने लग जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो आंखें होती है वो खराब हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें हमेशा हमारे न्यूज़पेपर को, चाहे हम बुक पढ़ रहे हैं चाहे हम कोई काम कर रहे हैं, हमेशा हर एक चीज को 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखकर ही करना चाहिए, या उस डिस्टेंस पर रखकर ही उसको देखना चाहिए। आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। और अगर ये चीज क्लियर है तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन के बारे में। आप सोच रहे होंगे मैम रिफ्रैक्शन के बारे में तो हम पहले ही पढ़ चुके, तो बिल्कुल पढ़ चुके हैं, लेकिन रिफ्रैक्शन इस बार हम पढ़ेंगे प्रिज्म के अंदर, जिसके बाद आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे फिनोमेना देखने को मिलेंगे जो कि आप रियल लाइफ में भी एक्सपीरियंस करते हो। बट उन सब के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सारे वीडियोस जो है वो देखने पड़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।